थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है। हमारी आज की मूवी है साल 1992 की बैड लेफ्टिनेंट। ये कहानी है एक पुलिस वाले की जो खुद कानून तोड़ने में सबसे आगे रहता है और ये हमेशा एक क्रिमिनल की तरह एक्ट करता है जिसे जुए और ड्रग्स की भी आदत है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर से, जहां हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो न्यूयॉर्क पुलिस फोर्स में एक लेफ्टिनेंट है जिसका हमें कोई नाम नहीं बताया जाता। ये अननेम्ड पुलिस वाला कानून की बिल्कुल इज्जत नहीं करता और डेली शराब और ड्रग्स के नशे में रहता है। फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये अपने दोनों बेटों को स्कूल ड्रॉप करने जा रहा है और रेडियो पे बेहद ध्यान से बेसबॉल की वर्ल्ड सीरीज का स्कोर सुन रहा है, क्योंकि उसने एक टीम पे अपने बेहद पैसे लगाए हुए हैं। अपने बेटों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद ये अपनी कार में कोकेन स्निफ करता है और यूनियन स्क्वायर की तरफ निकलता है, जहाँ से एक शूटिंग की खबर आई होती है। उस जगह पहुंचने पे उसे एक क्राइम सीन दिखता है जिसे पुलिस ने घेरा हुआ होता है और वहाँ एक कार में 2 लड़कियों की डेड बॉडी होती है जिन पे किसी ने रिसेंटली गोलियां चलाई होती हैं। उसे इस मर्डर या किसी भी पुलिस के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो बाकी डिटेक्टिव्स और इन्वेस्टिगेटर्स के साथ बेसबॉल गेम डिस्कस करने लगता है और कहता है कि उन्हें भी उसी की तरह लॉस एंजलिस की डॉजर्स टीम पे पैसे लगाने चाहिए। पर उसके साथी कहते हैं कि इस बार न्यूयॉर्क की मेट्स टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। साथ ही वो सभी एज पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे को गैम्बलिंग और गैम्बलर से दूर रहने का भी याद दिलाते हैं। इसके बाद वो एक पे फोन से अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जो एक बुकी होता है और वो लॉस एंजलिस के साथ साथ कल होने वाले मैच पे न्यूयॉर्क की टीम पे भी $5000 लगा देता है। इस बैटिंग के बाद वो एक ड्रग डीलर के पास जाता है और पुलिस के एविडेंस लॉकर से चुराई हुई कोकेन उसे बेचने के लिए देता है और वो ड्रग डीलर उसे अभी के लिए क्रैक कोकेन देता है और कहता है कि ये कोकेन बिकते ही वो इसके पैसे उसके साथ शेयर करेगा। अपनी शिफ्ट के बाद ये लेफ्टिनेंट एक लड़की के साथ उसके घर पे हेरोइन स्मोक करता है और अगली सुबह वो एक बुरे हैंगओवर के साथ उठता है और हमें पता चलता है कि उसके घर वाले उससे ज्यादा बात नहीं करते। बेसबॉल सीरीज शुरू हो चुकी होती है और वो टीवी पे स्कोर देख के बेहद खुश होता है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि उसकी फेवरेट टीम जीतने वाली है। रात को वो एक और क्राइम सीन पे जाता है जहां किसी गैंग ने एक ड्रग डीलर को शूट करके मार दिया होता है। उसकी कार सीट के नीचे चेक करने पर उसे उस ड्रग डीलर की लगभग 1 किलो कोकेन मिल जाती है जिसे वो अपने कोट में छुपा लेता है। पर वो पैकेट स्लिप होके बाहर गिर जाता है और वो ऐसे एक्ट करता है जैसे ये कोकेन कार में से गिरी हो और वो बाकी डिटेक्टिव्स को उन ड्रग्स को सीज करके एविडेंस लॉकर में डालने को कहता है। उसकी जुरिस्डिक्शन में एक चर्च के अंदर एक नन के रेप का केस उसे मिलता है और उसे बताया जाता है कि एक स्पेनिश मेजॉरिटी एरिया में 2 लड़कों ने चर्च में घुस के वहां का सामान लूटा है और एक नन का रेप भी किया है जो अब फरार हैं। ये केस बेहद सेंसिटिव होता है और वो एज ए इन्वेस्टिगेटर उस हॉस्पिटल में जाता है जहां उस नन को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया गया है और उस नन को देख के उसे पता चलता है कि विक्टिम की एज बेहद कम है और अभी वो नन पुलिस से कोई बात नहीं करना चाहती। इतनी कम उम्र और खूबसूरत नन को देख के उसके मन में गलत ख्याल आने लगते हैं और वो एक सुनसान ट्रैफिक स्टॉप पे 2 अंडर एज लड़कियों को रोकता है जो बिना लाइसेंस के अपने फादर की कार ड्राइव कर रही होती हैं। वो उन दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देता है, जिस बात से वो दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं। उन लड़कियों की सिचुएशन का फायदा उठा के वो उन्हें ना अरेस्ट करने का प्रॉमिस करके अब्यूज करता है, जिसके बाद वो उन्हें जाने देता है। इसके बाद वो उसी चर्च में जाता है जहाँ चोरी और नन का रेप हुआ था और वो क्राइम सीन देख के अपसेट होता है क्योंकि वो खुद एक कैथोलिक होता है और उसे उन रेपिस्ट पे बेहद गुस्सा आता है। फॉरेंसिक टीम भी वहाँ एविडेंस कलेक्ट कर रही होती है और उस नन को स्टेबल हालत में देख के चर्च का फादर और कुछ पुलिस वाले उस नन से फिर पूछताछ करते हैं, पर वो अपने ऊपर असॉल्ट के बारे में कोई बात नहीं करती। कार ड्राइव करते हुए वो रेडियो पे सुनता है कि जिस टीम पे उसने सबसे ज्यादा पैसे लगाए थे वो टीम सीरीज का पहला मैच हार गई है और ये न्यूज सुनते ही वो अपने कार रेडियो पे ही फायर कर देता है और उस टीम को गालियां देने लगता है, जिससे रोड पे बाकी लोग भी विटनेस करते हैं और वो अपना पुलिस सायरन ऑन करके वहां से निकल जाता है। अगले दिन चर्च में उसके एक फैमिली फंक्शन में उसका वो बुकी फ्रेंड उससे मिलने आता है जिसने उसके लिए मैच पे पैसे लगाए थे और वो उससे हारे हुए पैसे मांगता है, पर वो उसे कल के मैच में पहले से डबल पैसे लगाने के लिए बोलता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि न्यूयॉर्क की टीम हारने वाली है और उसका फ्रेंड उसे वार्न करता है कि जिस बड़े बुकी के लिए वो काम करता है अगर उसे अपने पैसे नहीं मिले तो वो एक पुलिस वाला होने के बाद भी उसके घर को बॉम्ब से उड़ा देगा और वो अपने फ्रेंड को यकीन दिलाता है कि उसके पास ये बेट्स लगाने के लिए सफिशिएंट पैसे हैं।
वो अगले दिन फिर उसी चर्च जाता है जहाँ वो नन कन्फेशन बॉक्स में होती है और वो सुन लेता है कि वो नन उन लड़कों को चेहरे से पहचानती है, पर वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहती क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जीसस सबको अपने पापों को माफ करने की सीख देते हैं। नन की ये बातें उसे बेहद इडियोटिक लगती हैं क्योंकि वो खुद भी हर रोज ढेर सारे पाप कर रहा होता है और उसे इस बात की श्योरिटी होती है कि वो इतने खराब काम कर चुका है कि भगवान कभी उसे कोई माफी नहीं देने वाला। एक बार में ड्रिंक करते हुए वो वर्ल्ड सीरीज का सेमीफाइनल देख रहा होता है जिसपे उसने इस बार पहले से ज्यादा पैसे लगाए होते हैं, पर उसकी चूज करी हुई टीम हार जाती है और डिसअपॉइंटमेंट में वो कोई रिएक्शन नहीं देता और ड्रिंक खत्म करके उस बार से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो एक डिस्को में जाके एक ड्रग डीलर से थोड़ी कोकीन मांगता है और नशे में बेहद वेट कराने के बाद वो अपने उस बुकी फ्रेंड से मिलता है जो उससे फिर से अपने पैसे मांगता है और वो अपने फ्रेंड को यकीन दिलाता है कि वो उसे पे कर देगा और इस बार वो अपने हारे हुए अमाउंट के डबल नंबर की बेट लगाने को कहता है, पर उसका फ्रेंड उसकी आगे कोई भी और बेट लगाने को मना कर देता है। उसका वो फ्रेंड उसे याद दिलाता है कि वो ऑलरेडी $30,000 हार चुका है जो उसने अब तक पे नहीं किए हैं और उसका बॉस एक बेहद खतरनाक आदमी है जिसे अगर ये पैसे जल्दी नहीं मिले तो वो उसे मार डालेगा, इसलिए आगे कोई भी बैटिंग करने से पहले उसे पहले ये $30,000 पे कर देने चाहिए। वहाँ से वो उस ड्रग डीलर के पास जाता है जिसे उसने पुलिस लॉकर से निकाल के कोकीन बेचने के लिए दी थी और वो ड्रग डीलर उसे एक बॉक्स में $30,000 वापस देता है। पैसे लेके वो अपने बुकी फ्रेंड के बॉस को पर्सनली कॉल करता है और कहता है कि उसने अपने लॉस के पैसे अरेंज कर लिए हैं और वो फाइनल गेम में इस बार $1,00,000 की बेट लगाना चाहता है। वो आदमी उसकी बेट लगाने को मान जाता है, पर वो कहता है कि ये बेट प्लेस करने से पहले वो उससे फेस टू फेस मिलना चाहेगा और वो दोनों कल दोपहर मेडिसन गार्डन में मिलने का प्लान करते हैं। इस कॉन्वर्सेशन के बाद वो फिर से अपनी उसी फ्रेंड के साथ ड्रग्स लेने जाता है और इस बार वो हेरोइन स्मोक करने की जगह अपनी फ्रेंड के कहने पे उसे इंजेक्ट करता है और नशे में खो जाता है। अगले दिन होश में आने के बाद वो उस नन से मिलने चर्च जाता है और कहता है कि उसे अपने इन्फॉर्मर से पता चला है कि उसका रेप करने वाले वो लड़के माइनर हैं, इसीलिए पकड़े जाने के बाद भी उन्हें कोई भारी सजा नहीं होने वाली। इसीलिए वो उस नन से प्रॉमिस करता है कि वो उसके रेपिस्ट उन दोनों लड़कों को ढूंढ के जान से मार देगा, पर नन कहती है कि उसे अब उन लड़कों पे कोई गुस्सा नहीं है क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन के शिकार हैं और वो उन्हें माफ कर चुकी है। नन उसकी आंखें देख के कहती है कि उसे भी नशे का साथ छोड़ के एक ईमानदार पुलिस वाले की तरह जीना चाहिए और नन की बातें सुन के वो रोने लगता है क्योंकि आज तक किसी ने उससे इतना पोलाइटली सच नहीं बोला। नन के वहां से जाने के बाद रोते हुए उसे जीसस क्राइस्ट नजर आते हैं और वो अपने सभी बुरे एक्सपीरियंसेस और आदतों के लिए अपने आप को ब्लेम करके उनके पैरों में गिर के माफी मांगता है, पर वो बस ये सब इमेजिन कर रहा होता है क्योंकि वो एक्चुअली में जीसस नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत के पैरों में होता है जो चर्च से चोरी हुआ सामान लौटाने आई होती है। वो औरत उससे कहती है कि उनके एरिया के 2 नशेड़ी लड़के चर्च से चुराए हुए इस गोल्ड प्लेटेड बर्तन को बेचने उसके हस्बैंड की पॉन शॉप पे आए थे, इसीलिए इसके लिए उन्हें पे करके वो लेडी इसे चर्च में वापस करने आई है। वो लेडी उसे उन दोनों लड़कों के नाम भी बताती है और जल्द ही वो उन दोनों लड़कों को एक स्पेनिश नेबरहुड में ड्रग्स लेते हुए पकड़ लेता है। वहां जाके वो उनके सिवा सभी ड्रग एडिक्ट को गन पॉइंट पे वहां से भगा देता है और उन लड़कों के साथ क्रैक कोकेन स्मोक करता है। उसी जगह पे एक टीवी भी लगा होता है और वो देखता है कि इस बार भी जिस टीम पे उसने पैसे लगाए थे वो टीम हार गई है और अब उसके पास बुकीज को देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। उन दोनों लड़कों के साथ ड्रग्स लेने के बाद वो उन्हें एक हथकड़ी से बांध देता है और अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। बाहर लाके वो सबके सामने उन लड़कों को अपनी कार में बिठाता है और उनका एनकाउंटर करने के लिए वो उन्हें पुलिस स्टेशन की जगह एक खाली जगह लेके जाने लगता है। इस बात पे वो दोनों लड़के भी रेजिस्ट करते हैं, पर वो उन्हें गाड़ी में ही शूट कर देने की धमकी देता है और वो दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। पर उसे उस नन की कही हुई बातें याद आ जाती हैं और वो उन्हें मारने के बजाय एक बस स्टेशन पर ले जाता है और अपने $30,000 का वो बॉक्स उन्हें देके न्यूयॉर्क से बाहर जाने वाली बस में बिठा देता है। साथ ही वो उन लड़कों को वार्न करता है कि अगर उन्होंने दोबारा किसी लेडी के साथ ऐसा किया तो वो उन दोनों को ढूंढ के मार डालेगा। वो लड़के वो बॉक्स लेके उस बस में बैठ जाते हैं और बस के वहां से जाने के बाद वो रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि चर्च और उस नन के कांटेक्ट में आने की वजह से आज फाइनली उसने कोई ढंग का काम किया है। वो बस स्टेशन से अपनी कार में वापस आता है और उसे याद आता है कि उसे उस बुकी से मिलने मेडिसन गार्डन जाना है, पर जब मेडिसन गार्डन पे वो अपनी कार में उसका वेट कर रहा होता है तभी स्पीड में एक कार उसके पास आकर रुकती है और उस पे कई राउंड फायर करके उस कार का ड्राइवर अपनी कार वहां से भगा लेता है और उस बिजी रोड पे खड़े लोग उस मरे हुए पुलिस वाले को देख के शोर मचाने लगते हैं और एक्सेसिव बैटिंग और गैम्बलिंग की वजह से उस इररिस्पॉन्सिबल पुलिस वाले का अंत हो जाता है। एक और
ऐसी ही कॉप मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।